लास्ट क्लास के अंदर हमने जीआईजेन में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ के अंदर हमने रेशियो डिसाइडेंडी तक खत्म कर लिया था, है ना। यहाँ तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था रेशियो डिसाइडेंडी। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर नंबर 1 जीआईजीएल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओबाइटर डिक्टा। ओबाइटर डिक्टा क्या होता है? ओबाइटर डिक्टा का मीनिंग होता है सेड बाय द वे। सेड बाय द वे। कई बार हम बोल देते हैं ना वर्डिंग में बाय द वे, है ना। तो उसका मीनिंग यही होता है। जज क्या करते हैं कई बार कोई भी, आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, कोई भी जज अगर कोई जजमेंट पास करता है उससे पहले एक स्टोरी बताता है, कुछ बताता है, कोई मतलब जर्नल, कोई स्टोरी बता दी, कोई उसने कोई अपनी कोई एक्सपीरियंस बता दिया, है ना। कई बार होता है ना कि किसी भी जजमेंट को देने से पहले, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, किसी भी हम मूवी के अंदर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो एक पूरी कोई स्टोरी सी बताता है और स्टोरी बताने के बाद फिर वो अपनी जजमेंट देता है। मतलब वो जो स्टोरी बताता है वो केस से रिलेटेड नहीं होती, बट वो अपनी किस चीज के लिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अवेयरनेस के बेसिस पे लोगों को बताने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है वो। तो वो बाय द वे होती है, इसको कहते हैं ओबाइटर डिक्टा। ओबाइटर डिक्टा। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लैटिन एक्सप्रेशन इज सेड बाय द वे। द एक्सप्रेशन इज यूज्ड स्पेशली टू डिनोट दूज जुडिशियल अटरेंस। अटरेंस का मीनिंग होता है यहाँ पर कोई भी बातचीत करना, कोई भी मतलब अटरेंस का मीनिंग होता है काइंड ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन। The expression is used specially to denote those judicial discussion, judicial utterance in the course of delivering judgment, which taken by themselves were not strictly necessary for the decision of a particular issue raised. मतलब क्या होता है, वो नेसेसरी नहीं होता कि भाई आपको ये चीजें बतानी है या नहीं बतानी, वो जज की ऊपर डिपेंड करता है, जज की चॉइस होती है। कई बार जज क्या होता है सीधा ऑर्डर पास कर देता है, लेकिन कई बार जज ऑर्डर पास करने के साथ साथ लोगों को मोरालिटी बेसिस पे कह लो या कोई मतलब लेसन भी बताता है कि भाई ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं, ऐसा होता है, ये हो गया है। लोगों को बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमने ये चीजें देखी हैं ऐसे। अगर इस तरह से कुछ डिस्कशन, कोई जुडिशियल अटरेंस किसी तरह से ऑर्डर को देते टाइम जज बोलता है, तो उस चीज को कहते हैं ओबाइटर डिक्टा। समझ आ गई? These statements thus go beyond the requirement of particular case and have the force of persuasive precedent only. ये कहना चाह रहा है कि भाई मतलब ये केस से आउट ऑफ होती हैं, ये केस कोई केस है उससे बाहर जाके कोई स्टेटमेंट देना या उससे बाहर जाके कुछ भी बातचीत करना, ये सारा क्या होता है, वो बाइटर डिक्टा होता है। जज आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैम। जज बाउंड नहीं होता उनको फॉलो करने के लिए, although they can take advantage of them. They sometimes help the cause of the reform of law. वो कई बार मतलब ये होता है कि वो बताने के लिए, अपने डिसीजन को बताने के लिए, अपने ऑर्डर को देने के लिए, जज लोगों के अंदर एज अ अवेयरनेस लाने के लिए अपनी तरफ से कोई अपना जो ओपिनियन है वो दे के चलता है। तो उसको वो हेल्प करता है किसी तरह से कि भाई हम किस तरह से लॉ को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से लॉ में सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को देख के जो भी अगर जज अपना कोई ओपिनियन देता है, बताता है लोगों को, उसको कहते हैं ओबाइटर डिक्टा। समझ आ गई? Obiter dicta are of different kind of varying degree of weight. Some obiter dicta are deliberate expression of opinion
given after consideration on a point clearly brought and argued before the court. It is quite often too difficult for the lawyer and court to see whether expression is the ratio of judgment or a casual opinion by the judge. It is open no doubt or other judge to give decision contrary to such obiter dicta. Obiter dicta को आप कह सकते हैं ओपिनियन, किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पे, किसी भी केस के ऊपर कोई ओपिनियन दे दिया, कोई जर्नल ओपिनियन दे दिया, या कोई कैजुअल जो ओपिनियन दे दिया, या कोई जजमेंट के बेसिस पे कोई एक्सप्रेशन अपना जज ने दे दिया, तो ये अलग अलग तरह के ओबाइडर डिक्टा होते हैं। ओबाइडर डिक्टा का समझ आ गया क्या होता है मीरा? हाँ सर। हाँ जी सर। एनी डाउट ओबाइडर डिक्टा को लेके कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे बहुत लंबा मैटर चल रहा था, डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, काफी दिनों से चीजें चल रही थी, आपने देखा भी होगा कोई ऐसा, अगर आपने कोई मूवी देखी हो, मूवी में भी देखा होगा, जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, कंक्लूसिव हो जाता है, कंक्लूसिव होने के बाद जज ऑर्डर देने से पहले थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करता है लोगों के साथ, है ना, करता है ना, तो उसको कहते, वो ओपिनियन जो होता है वो केस का पार्ट नहीं होता, ना ही ओपिनियन का केस से कोई लेना देना होता है, लेकिन बट ये है कि भाई हाँ, जज बताते हैं इस चीज को अपना ओपिनियन, ना ही वो किसी के ऊपर मैंडेटरी होता, मर्जी होती है जज की बताना ना बताना, उसको कहते हैं ओबाइडर डिक्टा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, लेजिस्लेशन क्या होता है, जहां से लॉ बनता है, स्टैट्यूट क्या होता है, जहां से लॉ बनता है। Legislation is that source of law which consists in the declaration, formulation of legal rules by the authority duly empowered by the Constitution in their behalf. जो legislation होता है, legislation क्या होता है, इसके अंदर declarations होती हैं, declarations होती हैं, rules होते हैं, जिनको कौन बनाती है, which is formed by the authority of law, authority of law duly empowered by the constitution in India. It is sometimes called jus scriptum, written law. legislation जो होता है या statute जो होता है, it is a written law, it is a written law. कंपनीज एक्ट क्या है, एक legislation है, कंपनीज एक्ट एक लेजिस्लेशन है, सिक्योरिटी लॉ एक लेजिस्लेशन है, क्योंकि इट इज ड्यूली रिटन, इसको लिखा गया है, बनाया गया है बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ की अथॉरिटी के द्वारा, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आई है। समझ आ गई? सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है? सुप्रीम लेजिस्लेशन इज व्हाट प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम पावर इन द स्टेट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होता है जो कहां से प्रोसीड होता है, फ्रॉम दी सुवरीन पावर। सुवरीन पावर क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन होते हैं विच प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम पावर और विच डिराइव इट इज पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो लेजिस्लेशन, वो लॉ जो अपनी पावर कहां से डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन। इट कैन नॉट बी रिपील्ड, अनल्ड और कंट्रोल बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ना ही इन लॉ को रिपील किया जा सकता, ना ही इनको अनल किया जा सकता, और ना ही ये सुप्रीम लेजिस्लेशन कंट्रोल होते किसी दूसरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर है? स्टैट्यूट का पता चल गया क्या होता है, लेजिस्लेशन का पता चल गया। स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन जो होते हैं वो रिटन लॉ होते हैं, जिसके अंदर डेक्लरेशन, जिसके अंदर रूल्स जो है वो क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, जिसको अथॉरिटी ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होता है जिसको बनाता कौन है, विच इज प्रोसीड फ्रॉम द सुप्रीम पावर, जो कहां से बनते हैं, जो डराइव होती है पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी पावर, जिन लॉ को बनाने की पावर कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इन लॉ को ना तो रिपील किया जा सकता, ना ही एनल किया जा सकता, ना ही कंट्रोल किया जा सकता किसी भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लॉ हमारे पास आता है पर्सनल लॉ।
पर्सनल लॉ जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पर्सनल लॉ किस तरह से होता है? इट इज डिपेंड्स अपॉन सम पर्टिकुलर पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ किसी एक जैसे रीजन से रिलेटेड हो गया। हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है? हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। ये किसी स्टैट्यूटरी लॉ या कस्टम में कवर नहीं होते, अलग से एक पर्सनल एक कैटेगरी के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हिंदू लॉ हिंदू पे एप्लीकेबल होता है, मोमडन लॉ मोमडन्स के ऊपर, मुस्लिम लॉ मोमडन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इन केस ऑफ हिंदू पर्सनल लॉ इज टू बी फाइंड इन, अगर मैं हिंदू पर्सनल लॉ की बात करूं, जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो कहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेद होते हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे वेदास हैं, द श्रुति विच इंक्लूड 4 वेदास, आयुर्वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, है ना हमारे वेदास। वेदास में मिलती है स्मृतिस which are recollection handed down by the rishis and ancient teaching and precepts of gods, that commentary written by the various ancient author on this smriti. These are the three main smriti: code of Manu, uh, यजन वाल्यका एंड नारदा। जैसे हर इस स्मृति के अंदर क्या होता है, हर एक जैसे कोई साधु हो गया पुराने टाइम का, साधु संत द्वारा लिखी गई कोई भी कविताएं, कोई भी चीजें, वो सारी क्या होगी? स्मृतिज होती है उनकी। तो ये, और ये कौन फॉलो करते हैं इनको? इनको हिंदू फॉलो करते हैं। वेद को कौन पढ़ता है? हिंदू पढ़ता है। स्मृतिज को कौन पढ़ता है? हिंदू पढ़ता है। तो ये क्या होते हैं? ये पर्सनल लॉ के अंदर कवर होते हैं। हिंदू आर गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉ एज अ मॉडिफाइड बाय द स्टैट्यूट लॉ एंड कस्टम इन अ मैटर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, एडॉप्शन, कोपार्सेंसी, पार्टीशन। तो मतलब क्या होता है, पर्सनल लॉ के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं? हिंदू पर्सनल लॉ किस मैटर से रिलेटेड बनता है? उसके अंदर इनहेरिटेंस, सक्सेशन, कि भाई अगर किसी के मतलब जैसे हिंदू के अंदर क्या होता है, अगर फादर की मौत हो जाए, फादर की डेथ हो जाए, तो उसके बाद उसके जो सक्सेसर होता है, उसका बेटा होता है, तो उसकी राइट होता है प्रॉपर्टी पे। मैरिज, हिंदू मैरिज लॉ, अडॉप्शन, कि भाई अगर चाइल्ड अडॉप्ट करना है, कोपार्सेंसी, फैमिली का पार्टीशन होना, है ना, ये सारे के सारे हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर कवर होते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर डाइवोर्स के केसेस किस तरह से होंगे, सारे का सारा ये हिंदू पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ में लिखा होता है। समझ आ गए? जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो कहाँ से आया है? वो वेदा से आया। वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये इस तरह से अलग अलग जो 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, और इसके अंदर अलग अलग जो ऋषि थे पुराने टाइम के, जो पुराने जो टीचर थे, जो एंशियंट टीचिंग थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग स्मृति दी है। तो वहां से इनको मॉडिफाई करके कस्टम लॉ में डिवाइड बनाया गया है। और हिंदू कस्टम लॉ के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं? इनहेरिटेंस के मैटर, सक्सेशन के मैटर, अडॉप्शन के मैटर, कोपार्सेंसी के मैटर, ये सारे मैटर हिंदू पर्सनल लॉ में आते हैं। इसी तरह से मोमडन का पर्सनल लॉ भी है। मोमडन की जो होली बुक, उसका नाम है कुरान। कुरान, वो कुरान को फॉलो करते हैं। जो भी कुरान के अंदर लिखा गया है वो उनका लॉ है। भाई ये चीज कुरान के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये चीज ऐसे है वैसे है, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। द एक्शन, परसेप्ट्स एंड सेइंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद, ये कोई पुराने टाइम का उनका द्वारा लिखी गई कोई वो थी, बुक थी, हादिस। हादिस जिसको वो फॉलो करते हैं, हादिस को वो फॉलो करते हैं। वो किस किस को मानते हैं? कहाँ से मोमडन लॉ बना? जो मोमडन पर्सनल लॉ कहाँ से आता है? कुरान से आता है, हादिस से आता है, इजमास से आता है, या कियास से आता है। और इसके अंदर इनकी शादी, मैरिज, और कौन कौन से मैटर इनके अंदर, मतलब जो ये मोमडन पर्सनल लॉ के अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं? इनके अंदर मैटर आते हैं इनहेरिटेंस का मैटर, विल का मैटर, सक्सेशन का मैटर, गिफ्ट का मैटर, गार्डियनशिप का मैटर, मैरिज का मैटर, डाउरी का मैटर, प्रीएम्पशन का मैटर। समझ आ गई? हिंदू लॉ कहाँ से आया, मोमडन लॉ कहाँ से आया? हिंदू लॉ जो बने हैं वो वेद से बने हैं।
और मोमडन लॉ जो बने हैं वो कुरान, हादीस इनसे बने हैं। समझ आ गई? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने ऊपर डिस्कशन जो किया था, हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ के अंदर हमने कस्टमरी, नॉन कस्टमरी, लीगल और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव लॉ, इन तरह के कन्वेंशनल लॉ, अलग अलग लॉ पढ़े थे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है? जस्टिस, इक्वलिटी, गुड कंसाइंस। जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है वो किस पे बेस्ड है? जस्टिस पे बेस्ड है, इक्वलिटी पे बेस्ड है, गुड कंसाइंस पे बेस्ड है। The concept of justice, equality, good conscience was introduced by MP's regulation at 1781. In the absence of any rule of statutory law, custom, personal law, Indian court applied to the decision of case with what is known as justice, equity, and good conscience, which means the rules of English law, so far as they are applicable to the Indian society and circumstances. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो कंसेप्ट जो है, जो 1781 के अंदर एम्पाई ने रेगुलेशन बनाया था, एम्पाई के रेगुलेशन आए थे 1781 के अंदर, वहां पे कंसेप्ट आया था कौन सा? जस्टिस, न्याय, इक्विटी, एकता, गुड कंसाइंस, अच्छी, मतलब क्या क्या, क्या गुड कंसाइंस मतलब एक, इन तरह से किसी भी तरह से गुड कंसाइंस, एकता, अखंडता, जस्टिस, ये वाला जो कंसाइंस, जो ये वाले रेगुलेशन थे, एम्पाई के रेगुलेशन 1781 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को कि लॉ जो है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के ऊपर भी बेस्ड होना चाहिए। अगर कहीं पर स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, कहीं पर कोई कस्टम फॉलो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं हो रहा, फिर इंडियन कोर्ट क्या करेगी? इंडियन कोर्ट अप्लाई करेगी किसी डिसीजन, किसी केस के डिसीजन को, जिसको, जिसमें क्या है? जस्टिस है, इक्विटी है, गुड कंसाइंस है, विच मीन्स द रूल ऑफ इंग्लिश लॉ। फिर वहां पे इंडियन कोर्ट रूल ऑफ इंग्लिश लॉ को क्या करेगी? अप्लाई करेगी। इन सो फॉर दे आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सोसाइटी एंड सर्कमस्टांसेस। इंडियन सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर जहां पर वेयर स्टैट्यूटरी लॉ, वेयर स्टैट्यूटरी लॉ, दूसरा कस्टम लॉ, जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ मिसिंग है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टम लॉ, पर्सनल लॉ, ये कौन से लॉ है? प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। अगर जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ की एब्सेंस है, फिर वहां पर इंडियन कोर्ट क्या करेंगी? इंग्लिश लॉ को क्या करेगी? अप्लाई करेंगी, जो कि किस पे बेस होगा? जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस पे बेस होगा। वहां पे किसी केस के डिसीजन को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। केस के डिसीजन को अप्लाई किया जाता है, जो कि इंडियन सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस के लिए बेनिफिशियल होता है। समझ आ गई? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। जी सर। हाँ, कोई डाउट मीरा? नहीं सर। हाँ, जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ एब्सेंस है, जहां पर कोई भी कस्टम फॉलो नहीं होता, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं है, फिर इंडियन कोर्ट क्या करती हैं? वहां पर जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस के बेसिस पे किसी डिसीजन ऑफ केस को, जो कि इंग्लिश लॉ है, उसको क्या करती हैं? अप्लाई करती हैं। रूल ऑफ इंग्लिश लॉ को अप्लाई करती हैं। समझ आ गई? सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ कहां से आया है? कॉमन लॉ, दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है कॉमन लॉ, एक होता है मर्चेंट लॉ, लॉ मर्चेंट। कॉमन लॉ क्या होता है? द कॉमन लॉ इन दिस context is name given to those principle of law evolved by the judge in making decision on the cases that are brought before them. These principles have been built up over many years so as to form a complete statement of law in the particular area. Thus,
Common law denotes the body of legal rules. The primary source which were the journal, immemorial custom, judicial decision, and textbooks on the jurisprudence. Common law is unwritten law of England, which is common to the whole of realm. Realm क्या होता है? Kingdom होता है. Kingdom. Realm होता है kingdom. कॉमन लॉ जो होते हैं, कॉमन लॉ बने गए हैं किससे? जजेस के डिसीजन से, फ्रॉम द डिसीजन ऑफ जज. भाई कॉमन लॉ कैसे बने हैं? कॉमन लॉ कैसे बने हैं? कॉमन लॉ बने हुए हैं कि भाई काफी सब टाइम पहले से कोर्ट में केसेस आए, केसेस की वजह से जज को कुछ प्रिंसिपल को जज को जो जनरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो ठीक लगा, जज ने जो प्रोनाउंसमेंट्स दी, उनको इकट्ठा करके, उन लीगल डिसीजंस को इकट्ठा करके एक पूरी बुकलेट बनाई गई है कॉमन लॉ की. समझ आ गई? कॉमन लॉ जो जज ने क्या किया है, डिसीजन दिए हैं. भाई क्या हुआ है? द कॉमन लॉ इन दिस context the name given to those principle of law evolved by the judge in making decision on the cases that are brought before them. कोर्ट के अंदर कोई केस गया, केस को डिसाइड करते टाइम, केस का डिसीजन देते टाइम जज ने जो प्रिंसिपल फॉलो किया, जिस प्रिंसिपल के बेस पे जज ने डिसीजन दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, उन प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके, उन प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके एक कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाई गई है. उसको कॉमन लॉ में क्या किया गया है? प्रॉपरली इकट्ठा किया गया है. कॉमन लॉ जो होते हैं अनरिटन लॉ के होते हैं. कॉमन लॉ जो है अनरिटन लॉ है इंग्लैंड के, विच इज कॉमन टू द होल ऑफ रिलम. जो कॉमन है होल ऑफ किंगडम. रिलम होता है किंगडम. क्लियर है कॉमन लॉ क्या है? जैसे अब क्या हो गया, निर्भया केस में जज ने कोई अलग प्रोनाउंसमेंट दे दी. बड़े बड़े केसेस जो हुए हैं हमारे, ये लगा लो जो सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आएगी, बड़ी हाई कोर्ट की जजमेंट आएगी, बड़े बड़े केसेस हुए हैं. कोई लगा लो कश्मीर का कोई केस था, कोई बहुत बड़ा केस, निर्भया केस था, कोई किसी भी तरह का कोई बड़ा बड़ा केस आया, उनके उनके जो डिसीजन जब आए वो लैंडमार्क डिसीजन बने. उन लैंडमार्क डिसीजन की वजह से जो प्रिंसिपल फॉलो किए, जिन प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन लिए गए, उनको फॉलो करके एक स्टेटमेंट बनाई गई, और स्टेटमेंट को इकट्ठा करके अलग अलग काफी टाइम, ये आज की नहीं है, ये पुराने टाइमों से चली आ रही है. जजेस ने पुराने पुराने टाइम से जो बड़ी बड़ी जजमेंट दे रखी हैं, उन जजमेंट को देते टाइम जो जज ने प्रिंसिपल फॉलो किया था, उन प्रिंसिपल के बेस पे जो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया गया है, वो कॉमन लॉ है. वो कॉमन लॉ है. क्लियर है? मेरा है हाँ सर. यस सर, यस सर. हाँ. लॉ, मर्चेंट लॉ क्या होता है? मर्चेंट लॉ जो एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रेड बिजनेस अगेन. मतलब द मर्चेंट लॉ इज मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ मर्चेंटाइल लॉ. Law merchant means those custom and uses which are binding on traders, which is binding on traders in their dealing with each other. मर्चेंटाइल लॉ क्या कहते हैं? मर्चेंटाइल लॉ जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करते टाइम जो वो जर्नल कस्टम को, जो यूजेस को फॉलो करते हैं, उसको मर्चेंटाइल लॉ कहते हैं. ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये ट्रेडर्स पर जो एक दूसरे से डील करते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. मर्चेंट लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये अलग अलग. जो इंडस्ट्रियल लॉ है, जो जर्नल लॉ है, ये सारे मर्चेंटाइल लॉ के ऊपर बेसिस है. किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह से एग्रीमेंट होता है, ये सारे मर्चेंटाइल लॉ है. तो भाई एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के साथ कोई डीलिंग करती है, कोई बिजनेस करती है, तो उसको कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा? मर्चेंटाइल लॉ फॉलो करना पड़ेगा. बट before a custom can have a binding force, it must be shown that such custom is ancient, journal, as well as command universal compliance. In all those other cases, a custom have to be proved by the party claiming it. ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी बिजनेस को करते टाइम ये देखो, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर एक बिजनेस को करने का एक
चीजों को करने का एक अलग कस्टम है, और वो कस्टम जो होने चाहिए वो पुराने होने चाहिए, एंशियंट होने चाहिए, बहुत पुराने, जर्नल होने चाहिए, और सभी उसको फॉलो कर रहे हो, यूनिवर्सल कंप्लाइंस होना चाहिए उनका प्रॉपरली। समझ आ गई? और जो पार्टी क्या कर रही है भाई, पार्टी उसे ये भी क्लेम करे कि भाई इस तरह से अगर हम डील कर रहे हैं तो ये हमारा कस्टम है, हम इसी तरह से डील करते हैं। यहाँ पे डीलिंग करना एक उनका कस्टम होना चाहिए, उनके लिए जो वो कस्टम, जो वो यूजेस फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं मर्सेंटाइल लॉ। क्लियर है? ट्रेड करते टाइम, बिजनेस करते टाइम जो भी वो कस्टम यूजेस फॉलो करते हैं, है ना, जो बाइंडिंग होते हैं ट्रेडर्स के ऊपर एक दूसरे से, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मर्सेंटाइल कह लो या कमर्शियल लॉ कह लो। मर्सेंटाइल और कमर्शियल लॉ होता क्या है? मर्सेंटाइल लॉ, मर्सेंटाइल लॉ जो होता है, ये कमर्शियल लॉ होता है। मर्सेंटाइल लॉ इज रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी कौन कौन सी होती है? सेल, परचेज ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सारे क्या होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। Mercantile law is related to commercial activity of people of the society. It is that branch of law which is applicable to concerned with trade and commerce. किससे related होता है ये law? These are law related to trade and commerce in connection with the various mercantile or business transaction. Mercantile law is a wide term and embraces all legal principle concerning business transaction. जितने भी लीगल प्रोविजंस होते हैं, जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वो सारे के सारे क्या है, मर्सेंटाइल लॉ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट। ऑब्वियसली कि भाई जब दो पार्टी आपस में बिजनेस कर रही हैं, है ना, जब दो पार्टी आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इट इज अ कमर्शियल लॉ, इट इज अ मर्सेंटाइल लॉ। मर्सेंटाइल लॉ और लॉ मर्सेंट और लैक्स मर्सेटोरला is the name given to that part of law which grew up from the custom and uses of merchant and traded in the England, which eventually become a part of common law of England. जो ये मर्चेंटल लॉ है, जो ये वहां पे जो कस्टम लोग फॉलो करते थे इंग्लैंड के अंदर, वहां से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। समझ आ गई? बिजनेस, हाँ सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन से ले, बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोविजंस होते हैं, जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कमर्शियल लॉ या मर्चेंटाइल लॉ। क्लियर है? मर्चेंटाइल हाँ लॉ इन सर। इंडिया, mercantile law in India prior to 1872, mercantile transactions were regulated by the law of the party to the suit, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। ये कहना चाह रहा है कि 1872 होने से पहले जो भी जितने भी मर्चेंटाइल ट्रांजैक्शन होती थी, या तो वो हिंदू लॉ के अंदर, अगर हिंदू बिजनेस कर रहा है तो वो हिंदू लॉ के अंदर रेगुलेट होता था, अगर मोमडन बिजनेस कर रहा है तो वो मोमडन लॉ के अंदर रेगुलेट होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबसे पहला जो मर्सेंटाइल लॉ इंडिया में आया था वो कौन सा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 के अंदर सबसे फर्स्ट क्या बना था, मर्सेंटाइल लॉ बना था। मर्सेंटाइल लॉ बना था सबसे पहला, कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोर्स क्या है इंडियन मर्सेंटाइल लॉ के, इंडियन मर्सेंटाइल लॉ कहां से बना है, जो इसका सोर्स है वो इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ है। इंडियन मर्सेंटाइल लॉ इज मेनली अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ। इंडिया ने इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ को ही क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन वेयर एवर नेसेसरी। भाई इंडिया में उसको अप्लाई करते टाइम बस कुछ, मतलब उन्होंने पूरा क्या किया, इंग्लिश लॉ को उठाया, इंग्लिश लॉ के अंदर जो भी उनको चीजें अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से जो भी उनको चेंज करनी थी, उसको चेंज करने के बाद उसको इंडियन मर्सेंटाइल लॉ बना दिया। अदरवाइज इट इज टोटली अडॉप्टेड एज इंग्लिश लॉ। समझ आ गई? जी सर। हाँ।
इंडियन मतलब मर्चेंटाइल लॉ के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं? इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के अंदर आता है सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट किस में आते हैं? और भी एक्ट है, काफी सारे एक्ट हैं, ये सारे किस में आते हैं? ये मर्चेंटाइल लॉ के अंदर आते हैं। और कहां से बना इंडियन मर्चेंटाइल लॉ? जुडिशियल डिसीजन से बना। जज इंटरप्रेटेड एक्सप्लेन द स्टैट्यूट। Whenever the law is silent on the point, the judge has to decide the case according to the principle of justice, equality, good conscience। मतलब जहां पर लॉ साइलेंट होता है, फिर जज किस बेसिस पे लॉ बनाता है? वो बनाता है जस्टिस के बेस पे, इक्विटी के बेस पे, गुड कंसाइंस के बेस पे। और जहां पे जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स क्या है? सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स क्या है मर्चेंटाइल लॉ का? प्राइमरी सोर्स है इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ। और दूसरा क्या है? जुडिशियल डिसीजन। भाई जहां पर लॉ साइलेंट है, फिर जज डिसाइड करता है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के बेसिस पे। और इट वुड बी एक्सेप्टेड इन मोस्ट सिस्टम ऑफ लॉ दैट केस व्हिच आर आइडेंटिकल इन देयर फैक्ट शुड बी द आइडेंटिकल इन देयर डिसीजन। तो ये जुडिशियल डिसीजन से भी बना है। कस्टम एंड ट्रेड यूज, मोस्ट ऑफ इंडियन लॉ हैज बीन कोडिफाइड, but even then it has not altogether done away with the custom and uses. Many Indian statutes make a specific provision to effect that the rule of law laid down in a particular act are subject to special custom and uses of trade। मतलब जितने भी इंडियन मर्सेंटाइल लॉ बने हुए हैं वो सब्जेक्ट टू किसके अकॉर्डिंगली बने हुए हैं? कस्टम और यूजेस के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। जितने भी रूल ऑफ लॉ बने हुए हैं वो इंडिया के कस्टम और यूजेस को, ट्रेड करने के जो तौर तरीके हैं इंडिया में, बिजनेस करने के जो तौर तरीके हैं इंडिया में, उनको देख के बनाए गए हैं। तो भाई अगर आपसे कोई सोर्स ऑफ मर्चेंटाइल लॉ पूछे तो सोर्स ऑफ मर्चेंटाइल लॉ जो है वो क्या क्या है? इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड ट्रेड यूजेस। समझ आ गई? एनी हाँ डाउट? सर। कोई डाउट किसी तरह का? मेरा नहीं सर, ठीक है। ओके, कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ये फर्स्ट चैप्टर आप रिवाइज कर हाँ लेना अच्छे से, क्योंकि ये आज कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है ना? हाँ। श्योर सर। और सुबह वाली वीडियो आपने देखी है? कौन सा सर? सेटिंग अप वाला वीडियो? नहीं सर, अभी तक नहीं। मैं सेटिंग अप का चैप्टर नोट्स बनाए नहीं मैंने अभी तक। नो तो इशू। आज मैं सुबह बैठ के हाँ, नोट्स बना रही थी हाँ, चैप्टर 1 के। क्योंकि क्या है, मैं आपको तो बता उसके देता हूँ, बाद हम पूरा अपने सिलेबस को अप टू डेट रखेंगे ताकि कहीं भी हमें डिले ना हो, कहीं भी चीजें ना हो। जीआईजीएल का हमारा आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना? कंपनी लॉ के भी हमारे कंपनी लॉ के भी हमारा कितना चैप्टर खत्म हो गए हैं? कंपनी लॉ का हमारा 1 चैप्टर खत्म हुआ है, 2 चैप्टर कंपनी खत्म लॉ हुए? का एमसीए तक हो गया था। हाँ, वो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अच्छा, ओके। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, वो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, शायद ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है वो भी फर्स्ट चैप्टर। हाँ सर। आप अपने पूरे मैं जो ट्रैक पे रखना हर एक चीज को, सो दैट कि कहीं पे भी मिसिंग ना हो। जहाँ पे भी मिसिंग होता है, कुछ कंफ्यूजन आती है, आप पूछ लेना, सो दैट कहीं पे भी किसी तरह से कोई भी ब्रेकडाउन ना आए। हम टारगेट करते हैं कि हम अपना अगस्त एंड या सितंबर तक सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है मीरा? सर वॉइस ब्रेक हो गया सर। हाँ, यहाँ पे नेट बहुत फ्लक्चुएटिंग है सर। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था हम टारगेट करेंगे जितना जल्दी। वैसे तो मैं अगस्त एंड तक का टारगेट कर रहा हूँ,
बट वी विल ट्राई जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कवर कर सके, जल्दी से जल्दी हम अपना पहले सिलेबस कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा टॉपिक हाँ आगे सर, हाँ सर। जूरिप्रूडेंस। जूरिप्रूडेंस क्या होता है? जूरिप्रूडेंस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जूरिस, दूसरा प्रूडेंस। मतलब जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो जूरिप्रूडेंस का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ लॉ, द नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज होना, द नॉलेज ऑफ लॉ। द वर्ड jurisprudence derived from the word juris meaning law and prudence meaning knowledge. Jurisprudence is the study of science of law. The study of law in jurisprudence is not about any particular statute or law but the law in general. It is concept, it is principle and the philosophies underpinning it. मतलब जूरिप्रूडेंस के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कशन इस पे किया था। और जूरिप्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी लॉ को पढ़ रहे हैं, इसके सेक्शन को पढ़ रहे हैं, ये नहीं है। जूरिप्रूडेंस का मतलब होता है किसी लॉ की जर्नल अंडरस्टैंडिंग, किसी लॉ के कंसेप्चुअल, किसी लॉ के प्रिंसिपल की एक क्या होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना। क्लियर है? The manner of jurisprudence has changed over a period of time, as boundary of this discipline are not rigid. जो मतलब मीनिंग होता है जूरिप्रूडेंस का, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जूरिप्रूडेंस का मीनिंग जो है रिजिड नहीं है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। हाउएवर द टर्म जूरिप्रूडेंस इज डिफाइंड, इट रिमेन अ स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। जो जूरिप्रूडेंस है उसका मीनिंग क्या है? स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। The word law itself is used to refer more than one thing. Hence, one of the first tasks of jurisprudence to attempt to throw light on the nature of law. मतलब जूरिप्रूडेंस के अंदर जो लॉ वर्ड है उसको दो तरह से पढ़ा जाता है। पहला कि भाई हमें लॉ के नेचर पर क्या करना, लाइट थ्रो करना, हमें देखना कि एक लॉ किस नेचर का है। However, various theories define law in their own way and these lead to corresponding jurisprudence study. मतलब इसमें क्या होता है, जूरिप्रूडेंस का मीनिंग होता है कि स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। जूरिप्रूडेंस का मीनिंग होता है द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ। ना कि बिल्कुल ही हर एक सेक्शन का पता होना, हर एक चीज का पता होना, एक पर्टिकुलर स्टेटस को पढ़ना, वो जूरिप्रूडेंस नहीं है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लॉ की होना क्या है, जूरिप्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू द सालमन, इन द वाइडेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन द टर्म जूरिप्रूडेंस मीन्स द साइंस ऑफ लॉ। जूरिप्रूडेंस का मीनिंग जो है साइंस ऑफ लॉ है, यूजिंग द वर्ड लॉ इन दैट वे एंड जनरल सेंस। मतलब यूजिंग द वर्ड लॉ, जर्नल सेंस में लॉ को क्या करना, समझना। प्रोफेसर जूलियस स्टोन डिफाइंड जूरिप्रूडेंस एज द लॉयर एक्स्ट्रावेंशन। Lawyer is extravention. According to him, jurisprudence is the lawyer's examination of precepts, ideas, techniques of law in the light derived from the present knowledge and discipline other than the law. मतलब जूलियस स्टोन डिफाइन करते हैं जो जूरिप्रूडेंस है, जूरिप्रूडेंस कुछ नहीं है, जूरिप्रूडेंस जो है वो लॉयर की एग्जामिनेशन है, लॉ का आइडियल टेक्निक्स है लॉ को समझने की, उसको जूरिप्रूडेंस कहते हैं। It is the techniques to understand the law. It is the science to study the law. समझ आ गई? हाँ सर। लीगल थ्योरीज, हमने थ्योरीज भी पढ़ी थी, थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? पॉजिटिविस्टिक थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल थ्योरी, फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी। लीगल थ्योरी आर फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज। इसके अंदर दो थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी, नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी टेल अस व्हाट द लॉ ought to be. There are other theory of law like sociological theory, economical theory, historical theory, critical theory as well. हमने ये अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर
थ्योरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ी थी ना थ्योरी। हाँ सर। हाँ, तो आपको वो थ्योरी पढ़नी है, इसमें और कुछ नहीं है, वही है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर 1 है, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे जो है खत्म है। इसके अंदर और बाकी कुछ नहीं है। इसको आप अच्छे से समझना, पढ़ना कि कहना क्या चाह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ लेना, जो हाँ सर। स्टडी मटेरियल के अंदर वो हाँ। मैंने पढ़ाई थी ना आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, जस्ट थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी ऑफ हाँ लॉ सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी है वो नेचुरल स्कूल्स, positivistic definition, historical definition, sociological definition, realistic definition, ये इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ लॉ के अंदर, ये पढ़ने में। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, मर्सेंटाइल लॉ क्या होते हैं, ये हमने पूरा अपना चैप्टर नंबर 1 हमारा सोर्स ऑफ लॉ के अंदर है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है खत्म। प्लीज इसको काफी अच्छे से पढ़ लेना, नोट बना लेना अच्छे से। कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप मुझसे मैसेज करके इंस्टेंटली पूछ सकते हो, बट आपका कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर। ठीक है ना। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ये खत्म है। सेटिंग अप ऑफ की आप वीडियो देख लेना, सेटिंग अप की जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर। तो मैं आपको GIGL का हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म है। सेटिंग अप ऑफ के हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। कंपनी लॉ का हमारा कल चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, MCA वाला, तो हमारे 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और कल हम ट्राई करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला भी चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी के लिए यही है, नोट्स बनाते रहो अच्छे से, और शॉर्ट नोट जितना अभी से प्रिपेयर करोगे बाद में हेल्पफुल वही मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो अभी के लिए हाँ इतना ही सर, है, वो नेक्स्ट ही क्लास कर में रही हूँ कल सर। मिलते हैं। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ YouTube पे, वहां से देख